आप सभी को एक बार फिर से इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और इंग्लिश में हम लोगों ने देखा कि कैसे वर्ब और उससे जुड़ी हुई चीज़ें हम लोगों ने पूरा किया हुआ है, ठीक है। वर्ब के बाद मैंने कहा था आप लोगों को कि इसके बाद हम लोग जो अगला टॉपिक है वो टेंस रहेगा। क्योंकि वर्ब अगर पढ़े हुए हैं तो उससे अच्छा चीज़ है कि उसके साथ अगर टेंस पढ़ लिया जाए तो वो अच्छा होता है। क्योंकि अगर वर्ब अगर आपको आता है, अभी रिसेंटली जैसे हमने वर्ब पढ़ा हुआ है, तो वर्ब का यूज जो होता है वो अगर देखा जाए तो वो मेनली टेंस से ही हमें समझ में आता है, ठीक है ना। जैसे उसमें मैंने बताया था जो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है तो उसका मेनली यूज हम देखेंगे इसी टेंस में देखेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पर और भी बेहतर तरीके से मैंने कहा था कि वहाँ की जब ये शुरू करेंगे तो वहाँ पर हम समझेंगे, ठीक है ना। और टेंस के बाद फिर हम अभी चूँकि कुछ जैसे लास्ट में पिछला जो वीडियो लेक्चर था मेरा इंग्लिश के ऊपर, उसमें कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड को मैंने कराया था। हालांकि उसमें अभी बहुत सारा बाकी है, मैं उसके ऊपर फिर से अलग वीडियो लेके आऊँगा ही। लेकिन मैं सोचा कि क्यों ना सबसे पहले ये टेंस कर लिया जाए, क्योंकि टेंस जब तक नहीं आएगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे ट्रांसलेशन वगैरह बनाना जब तक टेंस नहीं कर लेते हैं तब तक नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज़ की टेंस से जुड़ा हुआ चीज़ है जैसे वॉइस है, नरेशन है, तो वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए टेंस हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि टेंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और एक एक करके उन सभी को बारी बारी से उसको हम करेंगे, ठीक है ना। बारी बारी से उसको कर लेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे देखेंगे फिर जो होगा। तो आइए इसको शुरू कर लेते हैं, ठीक है ना। तो टेंस की अगर हम बात करें तो टेंस का अगर अध्ययन करते हैं तो इसमें दो तरीके से अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। टेंस को पढ़ने का दो तरीके होते हैं, ठीक है ना। एक तरीका ये होता है, यानी यूँ कह लें कि टेंस में दो चीज़ें हैं। एक तो हम ये जान लें कि ये होता क्या है, ठीक है ना, मतलब टेंस क्या है। और जब ये जान लेंगे कि टेंस है क्या, तो फिर हम उसका यूजेस देखेंगे, यानी एप्लीकेशन, यानी कि प्रयोग देखेंगे। इसका प्रयोग, यूसेस इसका क्या होगा, एप्लीकेशन क्या होगा, कौन सा टेंस किस समय के लिए यूज किया जाएगा, कहाँ पर हम कौन सा टेंस का यूज करेंगे, उसमें ये चीज़ें होती है। तो उसके पहले हमें जानना ये होगा कि टेंस है क्या, ठीक है ना। अगर हम टेंस को परिभाषित करने की कोशिश करें तो टेंस का परिभाषा ये है कि समय के साथ वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसको टेंस कहा जाता है, ठीक है ना। उसको टेंस कहा जाता है। वर्ब समय के साथ वर्ब के रूप में जो परिवर्तन हो जाए, ठीक है ना। अब ये चीज़ आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि वर्ब के रूप में परिवर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर वर्ब को देखा जाए तो जो उसका V1 होता है वो उसका ओरिजिनल फॉर्म होता है, और V1 के बाद फिर उसका V2 होगा, V3 होगा, एंड उसके बाद V3 के बाद वो हो जाएगा V4 एंड V5, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखेंगे, ठीक है ना। तो वर्ब के रूप में परिवर्तन होता है, तो ये कैसे होगा, एग्जाम्पल से जैसे हम कहें कि यहाँ पर लिख दें, आई राइट अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई हैव रिटेन लेटर। और लास्ट अगर दूसरा देखें, लास्ट इसमें है आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पर हम चार सेंटेंस लिखे हुए हैं। यहाँ पहले वाले सेंटेंस में क्या है, राइट, दूसरे वाले में राइटिंग, तीसरे वाले में रिटेन, और फिर लास्ट में देख रहे हैं राइटिंग। तो ये वर्ब का जो है ना रूप बदल रहा है, ठीक है ना। ये समय के साथ इसमें परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। इसमें जो समय बात कर रहा है ये दूसरे समय की बात कर रहा है, ये अलग समय है, ये अलग समय है। चारों सेंटेंस का समय अलग है। ये अलग बात है कि ये चारों सेंटेंस एक ही टाइम से मतलब कि टेंस से जुड़ा हुआ है, और वो है प्रेजेंट टेंस से ही जुड़ा हुआ है। और यही चार टाइप के होते हैं प्रेजेंट टेंस। तो लेकिन एक चीज़ और आप लोग ये समझ लेंगे,
कि टाइम जो होता है, समय होता है, वो चाहे वो प्रेजेंट की बात करें, चाहे फ्यूचर की बात करें, चाहे वो पास्ट की बात करें, प्रत्येक के 3 समय फिर से बन जाते हैं। क्योंकि अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो प्रेजेंट में भी फ्यूचर होता है, पास्ट होता है और प्रेजेंट होता है। उस तरह से फ्यूचर में भी प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, और पास्ट में भी प्रेजेंट, ठीक है ना, और वो फ्यूचर, और इस तरीके से हम वहाँ देख सकते हैं। लेकिन मैंने अगर फ्यूचर और प्रेजेंट की बात करें, जैसे हम कहें कि अभी जैसे हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो अभी जो 2-4 मिनट पहले बीत गया, आज के इस समय में जो वीडियो लेक्चर हमने 3-4 मिनट पहले पढ़ा दिया, तो ये आज प्रेजेंट होते हुए भी वर्तमान समय के हिसाब से वो तो पास्ट हो गया। अब जो हम आगे पढ़ाएंगे वो क्या होगा, फ्यूचर हो जाएगा, और हम अभी जो बोल रहे हैं वो क्या है, प्रेजेंट है। तो इसमें ये क्या समझ में आ रहा है कि एक ही समय, एक ही टेंस के चारों इस तरीके से 3 रूप हो सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या करता है, समय के साथ वर्ब के रूप में परिवर्तन हो रहा है। तो ये कुछ है इसके एग्जाम्पल। अब हम इसको समझ लेते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो टेंस के टाइप्स जो होते हैं, टाइप्स, ये 3 टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है ना। इसके 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स में अगर देखें तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 प्रकार के हो गए हमारे टेंस, ठीक है ना। यहाँ से हम इसको 3 रूप में बांट लेंगे। और यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, अब इसका डेफिनेशन रटना नहीं है, डेफिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। किसी को डेफिनेशन याद है तो उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ मेन चीज़ समझना है इसका कैसे हम समझेंगे कि ये किस टेंस में लिखा हुआ है, समझना जरूरी है टेंस को रटने के बजाय। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस की, तो कोई भी चीज़ जो वर्तमान समय में होता है, कोई भी काम वर्तमान समय में होता है, उसको हम तो उसको क्या कहेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस में हुआ है। और जो चीज़, कोई भी काम है जो पास्ट टेंस में, यानी भूतकाल या बीते हुए समय में, भूतकाल या बीते हुए समय में क्या हो, वो काम हो गया हो, तो वो कहलाता है पास्ट टेंस। और जो काम आने वाले समय में होगा उसको हम फ्यूचर टेंस में कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके आगे फिर देखा जाए तो इन तीनों टेंस का प्रत्येक का 4 पार्ट होता है, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी, प्रत्येक का 4-4 पार्ट होता है। और इस तरीके से अगर देखें तो इसका भी 4 हो जाएगा, ठीक है ना, इसका भी 4 हो जाएगा, और इसका भी 4 हो जाएगा, इसका भी 4 हो जाएगा। अगर प्रेजेंट टेंस में पहला अगर बात करें यहाँ पर, तो ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट यानी कि हम इस तरीके से अगर लिखें, इस तरह से लिख देते हैं ताकि एक साथ हो जाएगा। यहाँ कहें तो इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसी को सिंपल, अभी ऐसे लिख देते हैं फिर पढ़ के बताएंगे। उसके बाद होता है कंटिन्यूअस, ठीक है ना, कंटिन्यूअस टेंस, और परफेक्ट टेंस होगा, और लास्ट जो 4th होगा वो होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके साथ करना क्या है, इसके साथ बस ये करना है कि अगर हम इनके साथ, इन सब के साथ क्या करें, प्रेजेंट शब्द जोड़ दें, इनके साथ ये पास्ट टेंस, पास्ट शब्द जोड़ दें, और इनके साथ फ्यूचर जोड़ दें, ठीक है ना। इन चारों के साथ हम क्या करें, इस तरीके से ये चीज़ें जुड़ जाएं। तो यहाँ कैसे हो जाएगा, तो प्रेजेंट अगर इनके साथ मिलाते हैं तो फिर ये 4 पार्ट हो जाएंगे। कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लेंगे या सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ लेंगे। उसी तरीके से प्रेजेंट के साथ रख के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लेंगे। प्रेजेंट के साथ परफेक्ट रखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लेंगे। प्रेजेंट को रखेंगे और इसके साथ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इस तरीके से प्रेजेंट का भी 4 हो गया। अब जब इसके साथ पास्ट रखते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। उसी तरीके से इसके साथ पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, फिर तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, और फिर चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट अगर फ्यूचर इसके साथ रखते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा।
दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, एंड थर्ड हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फोर्थ हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि अगर ये 4 पार्ट है और प्रत्येक तीनों को इसके साथ बनाते हैं तो टोटल एक के साथ 4 बनता है, यानी कि इसके साथ भी 4 हो जाएगा, इसके साथ भी 4 होगा और इसके साथ भी 4 हो जाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं टोटल 12 टेंस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो टोटल हमें 12 टेंस पढ़ने हैं, वैसे होते हैं 3 और उन 3 का प्रत्येक का 4 भाग होता है, तो टोटल मिलाकर के कितने हो जाते हैं, 12 टेंस हो जाते हैं। एक बार इसको आप लिख लीजिए। फिर हम क्या करेंगे, अब प्रेजेंट को इसके साथ रखते हुए बाकी चारों का भी पढ़ेंगे पूरे डिटेल में, फिर पास्ट का साथ इसको रखते हुए चारों का डिटेल करेंगे और फ्यूचर के साथ रख करके इसका चारों का डिटेल करेंगे, तब जाकर के हमारा ये टेंस पूरा कंप्लीट होगा। इसको एक बार लिख लें आप लोग। चलिए अब हम शुरू करते हैं एक एक करके इसमें से। तो पहला हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। इसी का दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये हो गया पहला हमारा, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस में हम कर रहे हैं और प्रेजेंट टेंस का ये पहला रूप ले रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, सभी पहली चीज तो हमें अगर हिंदी से ट्रांसलेशन बनाते हैं अब इंग्लिश में, तो वहाँ सबसे पहला चीज होता है पहचान करना कि जो इंग्लिश का है, जो वाक्य लिखा, हिंदी का वाक्य जो लिखा हुआ है वो इनमें से कौन से टेंस पर है। बहुत सारे ऐसे हिंदी वाक्य हैं टेंस से बाहर भी होते हैं, और मैक्सिमम क्या होते हैं जो वाक्य होते हैं वो इस टेंस के ऊपर ही होते हैं। उसमें पहला चीज होता है हमें इसको पहचानना कि ये किस टेंस में लिखा हुआ है, देन उसके बाद हम उसके रूल को अप्लाई करते हैं जो हम आगे अभी बात करेंगे, ठीक है ना। तो उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि ये किसका पहचान क्या होता है। तो इसमें अगर पहचान की बात करें तो इस टेंस के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ठीक है ना। ता हूं, ती हूं इत्यादि रहता है, ठीक है ना, इत्यादि रहता है। यहाँ सबसे पहली चीज यही है ध्यान रखना है कि अगर इस टेंस के किसी भी हिंदी वाक्य को अगर देखेंगे तो उसके अंत में अगर ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, तो ये इससे ये समझ में आता है कि जो टेंस लिखा हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है या सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। पहला काम ये है पहचान करना। तो पहचान जैसे हो जाएगा तो फिर हम उसके आगे देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके रूल क्या होते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये पता हो गया, ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस ये पहचान हो गया, तो एक खास बात और ये है, ये जो भी है अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं अभी हम। ये क्या है जो हम बात कर रहे हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे और नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे। फिलहाल इसमें ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर ये ऐसा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस तो इसका स्ट्रक्चर, यानी कि अगर बनावट की बात करें, स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होगा जो इस तरह के ट्रांसलेशन को बनाने में मदद मिलेगी, तो उसका ये होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 प्लस SE या ES, ठीक है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, S प्लस यानी सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यानी V1 प्लस SIS हो जाएगा, यानी कि V1 भी हो सकता है या V1 प्लस S या ES भी जोड़ सकते हैं, और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर V1 का मतलब हो गया सिंपल, जैसे हम कहें गो मतलब जाना, तो ये V1 हो गया। लेकिन अगर इसका हम ये एक बात और ध्यान रखना, वर्ब जो होता है ना, वर्ब वो अपने असली रूप में, ठीक है ना, ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है। इसी को जब एस या ES जोड़ देते हैं, S या ES जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर
की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। यानी कि ये इसका यूजेस देखें तो जो वर्ब होता है यूज वो किसके अकॉर्डिंगली होता है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट, ठीक है ना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है ना, तो वहाँ हम इस तरीके से यूज, हालांकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में उसको हम करेंगे अलग से, लेकिन फिलहाल यहाँ बता देते हैं। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ एस या एस का प्रयोग किया जाता है। अगर वो प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ केवल V1 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अभी हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब यहाँ क्या होगा, हमने नंबर पर्सन पढ़ाया हुआ था, आप लोगों को पहले ही बताया था कि नंबर और पर्सन, तो उसमें जो नंबर है उसको ध्यान रखना है सिंगुलर और प्लूरल, और उसका फिर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर सिंगुलर और प्लूरल, सेकेंड पर्सन के दोनों नंबर सिंगुलर और प्लूरल, और थर्ड पर्सन के दोनों नंबर सिंगुलर एंड प्लूरल। तो अगर उसमें देखें, यहाँ पर एक बात मैंने आप लोगों को बोला कि जो सिंगुलर होता है उसके साथ सिंगुलर एस या एस का प्रयोग होगा। अब एक बात है कि सिंगुलर जैसे हम लिखें राम, इसका मतलब एक राम की बात हो रही है, इसका मतलब राम एक है, ये सिंगुलर है, ये कैसा है सिंगुलर है। अब यदि हम बात करें, सिंगुलर का मतलब होता है एग्जैक्टली वन। ये अगर किसी ने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो वो जा करके देख लेंगे, उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं, फिर उसके कुछ रूल्स बताया था कि कोई भी शब्द है सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो वहाँ सिंगुलर का मतलब होता है एग्जैक्टली वन। कोई भी क्वांटिटी अगर है, कोई भी चीज़ है, अगर वो एक है तो उसको हम कहेंगे सिंगुलर। तो जैसे यहाँ राम क्या है, सिंगल पर्सन है, एक व्यक्ति है, तो वो सिंगुलर हो जाएगा। अब सवाल आता है कि ये आई का मतलब होता है मैं, ठीक है ना। तो आई तो मैं के लिए, मैं तो अकेला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर ये है सिंगुलर। तो अब हर सब्जेक्ट सिंगुलर हो और उसके साथ हम क्या करेंगे, हमेशा एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे उसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि फर्स्ट पर्सन के, यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर V1 का यूज देखें, V1 का यूज, तो फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर यानी सिंगुलर और प्लूरल। अब दोनों नंबर कौन से होते हैं, I एंड V, ये नहीं होता है, फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर I और V, और फिर यहाँ लिखेंगे कॉमा, सेकेंड पर्सन के दोनों नंबर, ठीक है ना। सेकेंड पर्सन के दोनों नंबर कौन होते हैं, U एंड U, ये होता है। और थर्ड पर्सन के दोनों नंबर, थर्ड पर्सन के दोनों के केवल प्लूरल नंबर अर्थात दे THEY दे के साथ, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या लिखा कि V1 का प्रयोग किसके साथ होगा, फर्स्ट पर्सन का दोनों नंबर होगा I और V, सेकेंड पर्सन का दोनों नंबर हो जाएगा U एंड U, और थर्ड पर्सन का केवल प्लूरल नंबर के साथ हम V1 का प्रयोग करेंगे, और साथ ही तथा इनके अलावा, ये तो हो गए, इनके अलावा कोई, ठीक है, तथा कोई भी प्लूरल नाउन के साथ हम क्या करेंगे, इस V1 का प्रयोग करेंगे। प्लूरल नाउन का एग्जांपल कैसे हो जाएगा, अगर प्लूरल नाउन का एग्जांपल अगर देखें इसका, तो इसका एग्जांपल हो जैसे राम एंड श्याम, ठीक है ना, सीता एंड गीता, ठीक है ना, इस तरीके से। और भी क्या हो सकता है, जैसे हम कहें द पेन्स हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा, ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है ना। तो अगर वो प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम V1 का प्रयोग करेंगे। इनके अलावा भी I और V, U एंड U और दे के साथ भी क्या होता है, V1 का प्रयोग होता है। इसको लिखें आप लोग।
चलिए अब इसके साथ हम देख लेते हैं फिर दूसरा एस वाला भी। तो एस वाला में क्या होगा, यही चीज़ याद रखना है। दूसरा हम यहाँ लिखेंगे, दूसरा कि अगर V1 प्लस एस और एस की बात की जाए, एस और एस की बात की जाए तो ये किसके साथ होगा, तो थर्ड पर्सन के केवल सिंगुलर नंबर और तथा कोई भी किसी भी या कोई भी क्या हो, सिंगुलर नाउन हो, कोई भी सिंगुलर नाउन हो, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल इसमें क्या हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, अलग अलग है, ठीक है ना। पेन हो सकता है, बुक हो सकता है, ठीक है ना, टेबल हो सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से इत्यादि हम कर लें यहाँ पर, इस तरीके से ये क्या है, सिंगुलर है। तो इनके साथ हम क्या करेंगे, इस वर्ब में एस या एस का प्रयोग करेंगे। ये है इसमें इन दोनों का यूज, बाकी चीज़ तो कोई चीज़ समझने वाला नहीं है। अब इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम कहें कि राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट भी बताया हुआ है मैंने कि सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य करता है। डूअर ऑफ द एक्शन को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, और रिसीवर ऑफ द एक्शन को ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कर्ता का कर्म फल जिसके ऊपर पड़ता है वो कौन सा होता है, कर्म होता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, राम कहाँ जाता है, बाजार, और यहाँ देखो क्रिया के अंत में क्या है, ता है, ती है, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये टेंस जो लिखा हुआ है वो पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर राम के लिए सब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा राम, और यहाँ क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लिखते हैं वर्ब को। लेकिन हिंदी का वक्त देखते हैं तो सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, लास्ट में होता है वर्ब। लेकिन इंग्लिश में बनाते समय यही पैटर्न याद रखना है। किसी भी सिंपल सेंटेंस का हम इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, तब उसके बाद वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। ये चीज़ होता है, ये स्ट्रक्चर याद रखना है। जैसे ही हमने सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें लिखना है वर्ब। अब यहाँ देखो जाना, जाना का अंग्रेजी गो होता है, लेकिन ये तो V1 है, ये तो V1 है ना, और हम जानते हैं कि राम नाम है, एक क्या है, एक नेम है, और वो है सिंगुलर, यहाँ लिखा है ना सिंगुलर। तो उसके साथ हम क्या करेंगे, वर्ब में एस या एस का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब इसमें ES का प्रयोग होगा। ये क्या होगा, राम गोज टू, और बाजार का अंग्रेजी मार्केट होता है। तो इतना बेसिक तो इंग्लिश आता ही होगा, ठीक है ना। और गोज के साथ ये टू लगाते हैं, कम के साथ हम फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर इससे भी जो लेते हैं, जैसे कहें वह स्कूल, या ऐसे लिखते हैं वो पटना से आता है, वो पटना से आता है। तो यहाँ भी इसका क्या होगा, वह, तो ही हो गया। आना का अंग्रेजी कम, ठीक है ना। तो ये तो V1 हो गया, लेकिन ही देखो फर्स्ट थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर होता है उसमें कौन होता है, ही, सी, ईट एंड ऑल नेम्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो उसी के साथ तो हम लिखेंगे, तो ही क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ जाना, यहाँ आना का अंग्रेजी कम है ना, तो इसमें क्या करेंगे, एस जोड़ दिया जाएगा, कम्स फ्रॉम। तो आने के सेंस में जब कम लगता है उसके साथ फ्रॉम लगाते हैं, कहाँ से, तो पटना से, ठीक है ना, पटना से। तो ये हो गया, ही कम्स फ्रॉम पटना। तो यहाँ पर हम ये ध्यान देंगे कि इस तरीके से। एक और एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई हो गया, खेलना प्ले। अब यहाँ ध्यान क्या देना है कि आई है, तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर हो या सेकेंड पर्सन का कोई भी प्लुरल हो, आई के साथ क्या लगाते हैं, V1 लगाते हैं, इसलिए इसमें S या ES नहीं लगेगा। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिकेट है। वे लोग क्या करें, वे लोग चाय पीते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वे लोग का अंग्रेजी दे होगा, और ये थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब में S या ES का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी V1 का प्रयोग करेंगे। ड्रिंक का होता है पीना, तो दे ड्रिंक, वनली लिखेंगे, दे ड्रिंक क्या,
तो ये टी, दे ड्रिंक ट्री, तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। इसको लिख लें। चलिए, अब ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। ये है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अब हम इसके बाद देखेंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर। ये पहचान तो वही रहेगा, नेगेटिव चाहे हो चाहे कोई भी हो, अफर्मेटिव नेगेटिव, बस सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। अगर हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें, नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव इसका नकारात्मक वाक्य के लिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये ध्यान देना, डू डज, और दूसरी चीज कि नॉट जो लगाते हैं, नॉट ये हमेशा किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगता है नॉट। तो यहाँ पर इस टेंस में अगर हम देखें, अगर इसका अफर्मेटिव बनाएं तो इसमें कहाँ कहीं है, इसमें तो वो क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। इसमें तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसी वजह से इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू और डज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी हम ध्यान देंगे कि डू और डज का प्रयोग कैसे होगा, ठीक है ना। तो जैसे हमने V1 का बताया, और एक ध्यान चीज रखना है कि डू डज जब लग जाएगा तो यहाँ पर हमेशा V1 होगा, V1 होगा, यानी S या ES का प्रयोग नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब है कि डू का प्रयोग, तो जैसे अभी V1 का प्रयोग बताया है कि फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर, थर्ड पर्सन के दोनों नंबर, और फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर, सेकेंड पर्सन के दोनों नंबर, और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ V1 लगता है, तो उसके साथ उसी तरीके से डू का प्रयोग होगा। जिसके साथ S या ES का प्रयोग होता था उसके साथ डज लग जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल देखें, अगर मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो यहाँ ये हो जाएगा सब्जेक्ट आई, और यहाँ खेलना का अंग्रेजी क्या होगा, प्ले, और उसके साथ नकारात्मक वाक्य है, तो अब आई, अभी बताया कि आई हो या वी हो, फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर हो, ठीक है ना, थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन का दोनों नंबर, और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, उसके साथ डू लगता है, तो यहाँ लिखेंगे आई डू, और फिर यहाँ नॉट, ठीक है ना। स्ट्रक्चर से क्या करता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, आई डू नॉट, उसके बाद क्या लिखाएगा V1, तो V1 यहाँ क्या होगा, खेलना का अंग्रेजी, तो प्ले, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, ये हो गया। दूसरा, राम बाजार नहीं जाता है, तो यहाँ ये हो जाएगा राम डज नॉट गो टू मार्केट। यहाँ हो गया राम सब्जेक्ट, और इसके साथ चूंकि सिंगुलर है तो उसके साथ डज लग जाएगा, और डज के बाद यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ नॉट लगाएंगे, और नॉट के बाद V1 लगेगा, और गो के साथ अभी बताया कि टू लगता है, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट मार्केट हो गया। तो इस तरीके से हम कोई भी नेगेटिव सेंटेंस हो, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो हम ऐसे ही बनाएंगे। इसके बाद आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। अब यहाँ नेगेटिव की जगह क्या होगा, तीसरा इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, इसमें इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में दो तरीके से होते हैं, ठीक है ना। इसमें दो चीज होता है, यहाँ पर एक को हम कहते हैं WH क्वेश्चन, और एक को कहते हैं यस नो और क्लोज एंडेड, इसी को या क्लोज एंडेड इसको कहते हैं। ये दो तरीके से होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, एक WH क्वेश्चन होता है, और दूसरा यस नो कह सकते हैं, या क्लोज एंडेड होता है। यस नो क्वेश्चन का मतलब समझने की ये है कि अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है हिंदी में,
तो उसको हम क्या कहें, यदि उसका आंसर यस और नो में दिया जा सकता है तो उसी को हम कहते हैं क्लोज इंडेड या फिर यस नो क्वेश्चन। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन में क्या होगा कि जिस सेंटेंस में क्या हो इस तरीके से व्हाट वाई, डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो वर्ड होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड, तो वहां पर व्हाट वाई व्हेन वेयर हाउ विच और हुज whom, who, इस तरीके से इत्यादि इस तरीके के शब्द होते हैं। तो इससे हमें क्या लगता है, इसी से हमें पहचान आता है कि वो जो सेंटेंस लिखा हुआ या पूछा जा रहा है वो है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। अब इसका स्ट्रक्चर अगर डब्ल्यू एच स्ट्रक्चर में है तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डब्ल्यू एच क्वेश्चन, यानी कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन, ये वर्ड जो लिखा हुआ है ये शब्द रहेंगे इसमें से कोई, उसके बाद जस्ट इसके बाद डू और डज का प्रयोग किया जाएगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट होगा और देन इसके बाद V1 एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है साइन ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क इसको कहते हैं। तो ये साइन का यूज हम करेंगे, ये साइन का यूज किया जाएगा। ये हो गया डब्ल्यू एच क्वेश्चन का। अगर ये क्लोज इंडेड है यानी यस नो है तो इसका हो जाएगा, इसका स्टार्टिंग होता है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये है दो स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव जब भी बात करेंगे तो दो रूप में होगा, या तो किसी भी में, यहाँ पर आप जान लें चाहे वो कोई भी टेंस, उसके इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो वो दो होते हैं कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन, एक होता है क्लोज इंडेड या यस नो। अगर डब्ल्यू एच है तो उसमें क्या होगा, इस तरीके के वर्ड पाए जाएंगे और उसका स्ट्रक्चर ये होगा। और यदि ऐसा नहीं है तो यहाँ डू और डज से स्टार्ट होगा, किसके लिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। इस पर एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिखें कि वह कहाँ रहता है, ठीक है ना, वह कहाँ रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिखाएगा कहाँ, कहाँ का अंग्रेजी वेयर होता है चूंकि डब्ल्यू एच क्वेश्चन पहले होता है। और देन उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज का प्रयोग कर लेंगे, या थर्ड पर्सन है तो उसके साथ हम डज का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही तो थर्ड पर्सन हो गया ना, तो यहाँ इसके साथ हम कर लेंगे डज, वेयर डज ही। अब यहाँ रहना का अंग्रेजी यहाँ लिख देना है लिव, इस तरीके से क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से तुम इस तरीके से लिख सकते हैं, यही तुम कहाँ रहते हो, ये भी चलो लिख लेते हैं, तुम कहाँ रहते हो। ये चलो एक दूसरा शब्द लेते हैं, तुम कहाँ जाते हो, ठीक है ना, ये शब्द है मान लो ऐसे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बदल गया, लेकिन यहाँ पर वेयर सबसे पहले लिखा जाएगा, क्वेश्चन मार्क जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन है उसको लिखा जाएगा। और फिर यहाँ पर अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज का प्रयोग है, तो यहाँ सब्जेक्ट बदल गया, सेकेंड पर्सन का ये नंबर है, ठीक है ना, तुम। तो सेकेंड पर्सन के साथ हम क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। तो वेयर डू यू यहाँ पर हो जाएगा एंड गो, ठीक है। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। अब यहाँ अगर एंडेड क्लोज एंडेड का बात कर लेते हैं, तो यहाँ जैसे क्या होगा, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। तो ये हो गया। इसमें एक बात ये है कि ये क्लोज इंडेड अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो उसका सारा का सारा वाक्य क्या से शुरू होगा, ठीक है ना। इसमें क्या पहले होगा, जबकि इस तरह के सेंटेंस में क्या अंदर होगा, ठीक है ना। सेंटेंस में इस तरीके से हम कहें क्या तुम उसे जानते हो, ठीक है ना, तुम क्या जानते हो। जैसे मान लो यहाँ लिखे, चलो वही लिख देंगे, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, ठीक है ना। तो इसका सेंटेंस पहले बना लेते हैं। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ डू और डज का प्रयोग हुआ, तो सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन के साथ डू का प्रयोग किया जाएगा, तो डू लिखेंगे। एंड देन उसके बाद ये लिखा हुआ है डू, फिर सब्जेक्ट और फिर V1 तो प्ले, ठीक है ना, और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्रिकेट हो गया। एंड देन ये क्वेश्चन मार्क लिखा जाएगा। अगर हम कहें तुम क्या लिखे, तुम क्या चलो जानते हो, ठीक है, तुम क्या जानते हो, ये अगर लिखें और फिर यहीं पर एक और लिखें क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो। दोनों सेंटेंसेस को अगर ध्यान से देखें
तो इसमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है, दोनों में कॉमन शब्द क्या है, बट इनका प्लेस जो है ना वो अलग अलग है। इस वाले सेंटेंस में अगर पहले वाले सेंटेंस की बात करें तो क्या जो शब्द है वो अंदर में है, जबकि दूसरे वाले सेंटेंस में क्या पहले आ रहा है। तो यहाँ पर हमने बताया कि अगर वो क्लोज एंडेड होगा तो क्लोज एंडेड के केस में क्या शब्द पहले आता है और क्या शब्द अगर वाक्य के अंदर में है तो ये समझ लेना है कि वो WH क्वेश्चन से लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये केवल कंफ्यूजन यही क्या को लेकर के ही होगा, बाकी शब्द के लिए तो यहाँ से समझ में आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं तो क्या का अंग्रेजी वाट हो जाएगा, ठीक है ना, वाट हो गया। और फिर यहाँ देखो जो नंबर पर्सन है उसके अकॉर्डिंगली हम डू और डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर तुम सेकंड पर्सन है तो इसके साथ डू लग जाएगा और यहाँ पर व्हाट डू यू नो यहाँ हो जाएगा। लेकिन अब इसका क्या तुम जानते हो, तो यहाँ पर तो ये क्या पहले आ गया, ये क्लोज एंडेड हो गया यानी यस नो है, तो यहाँ लिखेंगे बस डू को पहले लिखेंगे, डू यू नो, डू यू नो। तो ये इस तरीके से अंतर आता है, ठीक है ना। इसको करें, चलो अब इसके साथ लास्ट जो है वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों एक साथ अगर देता है, नेगेटिव और प्लस इंट्रोगेटिव दोनों एक साथ मिला करके भी पूछा जा सकता है ना इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा, चलो तो फिर ये हो गया। इसमें क्या होगा, नकारात्मक प्लस ये प्रश्नवाचक भी होगा। तो इसका स्ट्रक्चर फिर अगर जहाँ इंट्रोगेटिव आएगा वहाँ दो स्ट्रक्चर बनेगा, एक WH का एक। तो इसमें अगर WH क्वेश्चन के लिए बात करते हैं, WH क्वेश्चन के लिए तो स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर होगा WH क्वेश्चन प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यहाँ पर नॉट लगाएंगे और फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। इस तरीके से, या इसी को अगर बनाते हो WH क्वेश्चन प्लस नॉट को इधर लेके आते हो तो इनके साथ शॉर्ट फॉर्म में यूज किया जाएगा, यानी कि या तो डोंट इस तरीके से लिखोगे या फिर डजंट इस रूप में लिखा जाएगा, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा इस तरीके से। और फिर यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया, ठीक है। इस पर एग्जांपल देख लें, जैसे तुम क्यों नहीं क्रिकेट खेलते हो, तुम क्यों नहीं क्रिकेट खेलते हो, इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया, नकारात्मक वाक्य आ गया। क्यों का अंग्रेजी वाई हो गया प्लस, अब यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम डू और डज का प्रयोग करेंगे तो यू के साथ डू लगता है तो वाई डू यू, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे वाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, वाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। अगर इसी को हम नॉट डू के साथ रखना चाहते हैं तो लिखेंगे वाई डोंट यू प्ले क्रिकेट, वाई डोंट यू प्ले क्रिकेट, इस तरीके से यूज करेंगे। दोनों में से कोई भी बनाएंगे दोनों सही है, वाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट या वाई डोंट यू प्ले क्रिकेट, तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से वह कहाँ नहीं रहता है, वह कहाँ नहीं रहता है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये पहले तो लिखेंगे वेयर, WH क्वेश्चन है तो वेयर लिखाएगा, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हम क्या यूज करेंगे, डू और डज। तो ये थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ डज लगता है, तो वेयर डज ही नॉट लिव, वेयर डज ही नॉट लिव। इसी को अगर हम नॉट इसके साथ रखना चाहें तो ये हो जाएगा
वेयर डजंट ही लिव, वेयर डजंट ही लिव। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा ये हो गया WH क्वेश्चन का ये पैटर्न। इस तरीके से कोई भी ट्रांसलेशन रहेगा उसको बनाएंगे। ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर इस तरीके से यूज करने में हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे। अगर इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखें, दूसरा वाला, यानी कि यस नो, यस नो और क्लोज एंडेड फॉर्म का होगा, तो उसमें कैसे किया जाएगा? तो उसमें सिंपल से ये है कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सिर्फ ध्यान क्या रखना है, अगर क्लोज एंडेड होगा तो ये वाला हट जाएगा, बाकी सेम चीज रहेगा। या फिर इसको हम नॉट डू डज के साथ लाना चाह रहे हैं तो इस फॉर्म में लेके आएंगे डोंट लिखेंगे, या फिर डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस रूप में लिखाएगा। एग्जाम्पल, क्या तुम बाजार नहीं जाते हो, तो यहाँ पर तो दोनों आ गया ना, क्या और नहीं। तो इसको कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज लगेगा, तो यू के साथ डू लगता है, तो डू यू नॉट गो टू मार्केट, या फिर डू के साथ इसको नॉट रखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे डोंट यू गो टू मार्केट, और ये क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। एक और वाक्य लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या राम श्याम को नहीं जानता है, तो यहाँ पर क्या होगा इसका? डज राम, चूंकि सब्जेक्ट सिमिलर पर्सन है ना राम, तो इसके साथ डज लगाएंगे। डज राम नॉट नो श्याम, ठीक है ना, नो टू श्याम, इस तरीके से लिख लेना। नो के साथ टू लगता है, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क। या फिर इसको हम नॉट के साथ डज रखते हैं तो ये हो जाएगा डजंट राम नो टू श्याम। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये हमारा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंप्लीट, ठीक है ना, चारों पार्ट के उसमें से सेंटेंसेस अलग अलग पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसको लेके चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ही अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर टेंस, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें पहचान अगर देखें, तो इस टेंस के क्रिया के अंत में, इस टेंस के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, इत्यादि रहता है, ठीक है ना, इत्यादि रहता है। ये पहचान हो गया। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें, तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, ठीक है ना, इज आर एम प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V1 प्लस यहाँ पर ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये तीन हेल्पिंग वर्ब की बात करें, इज आर, पहला इज, दूसरा आर एंड थर्ड इसका एम। इन तीनों हेल्पिंग वर्ब को हमने बताया था, इसको पढ़ा हुआ है। वर्ब के जो उसमें
प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब था और उसमें बी फॉर्म जो था उसमें से ये 3 है, ठीक है ना, बी फॉर्म में से ही है। तो वहाँ पर मैंने कहा था कि वर्ब को अगर इस वाले चीज़ को अगर बेहतर समझना है तो वो टेंस में इसका यूजेज होता है और वो टेंस के माध्यम से ही वो हम वहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ गया पहला चीज़ कि इसमें से 3 आ गए, इज, आर, एम, बाकी वाज, वेयर, बीन वो आएगा आगे। तो यहाँ पर पहले हम इन तीनों का कर लेते हैं। अगर देखें तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली ये बदल जाते हैं, ये तीनों एक साथ नहीं आएंगे, किस कोई भी एक आएगा, ठीक है ना। तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज होंगे। तो अगर इज की बात करें तो ये हो जाएगा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर एवं कोई भी, ठीक है ना, एवं सिंगुलर सब्जेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ, राम श्याम, पेन, टेबल, बुक, इस तरीके से कोई भी हो, सिंगुलर होना चाहिए। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर जो है वो तो है ही, और साथ में कोई सिंगुलर नेम है या कोई नाउन है या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हम इस चले जाएंगे। वहीं अगर आर को देखें तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट पर्सन के ये इस तरीके से लिख देते हैं, थोड़ा वाक्य लंबा हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं, ये हो जाएगा वी, ठीक है ना। और थर्ड पर्सन ये हो गया फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर बोल सकते थे इसको, जैसे ये लिखा गया था। तो फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन के दोनों नंबर यानी कि यू होता है, यानी वी यू, और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर दे होता है, तो वी यू दे। ये तो 3 शब्द यहाँ से आ गए। और इसके अलावा एंड एनी प्लूरल नंबर, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, एंड एनी प्लूरल नंबर, तो यहाँ पर आर का प्रयोग इनके साथ होगा, ठीक है ना। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। और मात्र एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ केवल आई के साथ, ठीक है ना, आई के साथ, केवल आई के साथ एम का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल से आप देखेंगे, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो यहाँ हो गया आई हो गया सब्जेक्ट, और आई के अकॉर्डिंगली हम ये रहा रही हूँ, इस तरीके से अगर दिया हुआ है तो उसका यही पहचान है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। और उसके लिए हम सब्जेक्ट का ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसका यूज करेंगे। आई के साथ क्या होगा, एम, तो आई एम, और वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ेगा, ठीक है ना, वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ना, तो गो के साथ जुड़ जाएगा आईएनजी, तो गोइंग हो जाएगा, आई एम गोइंग टू, गो के साथ टू लगता है तो मार्केट। दूसरा, राम क्रिकेट खेल रहा है, राम क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा राम, और चूंकि राम सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ इज लगेगा, राम इज प्लेइंग, वर्ब के साथ आईएनजी, और ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना। अगर एक और वाक्य देखें यहाँ पर, वह, चाहे ऐसे लिख लो यहाँ पर, तुम लोग स्कूल जा रहे हो, स्कूल, चलो यहाँ स्पेस नहीं मिलेगा, इसको मिटा के यहाँ लिख देते हैं। चलो यहाँ लिख देते हैं, तुम लोग स्कूल जा रहे हो, ये हो गया। अब यहाँ तुम लोग का यू हो जाएगा, और यू जैसे आ गया, अभी लिखे थे सेकेंड पर्सन का यू लिखे थे ना यहाँ पर कहीं, वी यू और दे, तो यहाँ यू के साथ क्या होगा, आर लगेगा, यू आर, और यहाँ जाना है जी गोइंग, यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ इस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है ना। इसको लिख लिया आप लोग। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट है कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद अब यहाँ से अगर हेल्पिंग वर्ब का कंसेप्ट क्लियर है तो फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, बस समझा भी देंगे एक बार और वहाँ से आगे चलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर निगेटिव स्ट्रक्चर होगा तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगता है, ये हमेशा ध्यान रखना। किसी भी सेंटेंस में नॉट का यूज हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद होता है। जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वहाँ पर लगा देंगे, जहाँ नहीं होता है वो एकमात्र है इंडिफिनिट टेंस, या वो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो या पास्ट इंडिफिनिट, तो वहाँ डू का प्रयोग
और डू फॉर्म का प्रयोग होता है, डू डज डिड का प्रयोग होता है। लेकिन बाकी सबके साथ तो हेल्पिंग वर्ब होता है, तो उसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। जैसे हम कहें आई एम प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर अगर देखें तो एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर इसका निगेटिव बनाना होगा तो हम जस्ट इसके बाद नॉट लिख देंगे, तो इसका हो जाएगा आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये हो गया निगेटिव बनाने के लिए। दूसरा अगर इंट्रोगेटिव बनाना होगा, तो उसमें क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इस जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को जस्ट पहले लिख देते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले लिखाएगा, फिर सब्जेक्ट लिखाएगा, ठीक है ना, और फिर V4, यानी V4 को ही V1 प्लस आई को V4 कर देते हैं, और देन उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखाएगा, और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दीजिए। जैसे इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, ये निगेटिव बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो बस हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब यदि वो WH क्वेश्चन होगा तो इसके साथ WH जुड़ जाएगा, इसके साथ WH जुड़ जाएगा। हम फिर भी यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख देते हैं, ठीक है ना। WH क्वेश्चन का अगर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा WH वर्ड, ठीक है ना, प्लस इज आर एम, यहाँ चूंकि हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा WH। अगर वो क्लोज इंडेड हो, यानी यस और नो वाला हो, यस नो वाला पार्ट होगा तो यहाँ WH क्वेश्चन हट जाएगा, बाकी सिंपल ये रहेगा, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब यदि इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों होगा तो बस हेल्पिंग वर्ब जहाँ होगा उसके जस्ट बाद नॉट लिखना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका अगर निगेटिव बनाते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव के स्ट्रक्चर की बात करें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो यहाँ WH क्वेश्चन के सेंस में WH क्वेश्चन प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ नोट लगाएंगे, ठीक है ना, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर वो क्लोज इंडेड होगा, क्लोज ये पहला हो जाएगा, इसमें दो होता है, अगर क्लोज इंडेड होगा तो इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यही वाला एक वाक्य देख लेते हैं। ये वाला वाक्य था, ये तो निगेटिव बनाना समझ में आ गया। अगर नेगेटिव का भी यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वो लिख देते हैं सबको एक साथ। नेगेटिव ये हो गया WH क्वेश्चन का, दो पैटर्न, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का एक, और सिंपल अगर नेगेटिव होगा, अगर सिर्फ नेगेटिव की बात करेगा तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया इंडिकेटिव। और अफर्मेटिव का बता ही दिया है। इस पर हम 3 वाक्य ले लेते हैं एग्जाम्पल से। राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा राम सब्जेक्ट हो गया, और इज राम के साथ इज आएगा, इज और नॉट इसके जस्ट बाद लगाएंगे। सब्जेक्ट में क्या लिखा है स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट प्लस इज RM के बाद जस्ट नॉट, तो यहाँ पर इज के बाद नॉट हो जाएगा, राम इज नॉट, और खेलना का अंग्रेजी प्ले हो जाएगा, राम इज नॉट प्लेइंग क्या, तो क्रिकेट। तो यहाँ पर नेगेटिव हो गया। अब कहें इसी वाक्य को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएं तो यहाँ हो जाएगा राम कहाँ क्रिकेट खेल रहा है, राम कहाँ क्रिकेट खेल रहा है। तो ये क्लोज इंडेड नहीं है, ये है WH क्वेश्चन, क्योंकि कहाँ शब्द है तो लिखाएगा पहले WH क्वेश्चन वेयर, और राम है तो उसके अकॉर्डिंगली इज RM, तो इज हो जाएगा यहाँ पर। तो राम, वेयर इज राम प्लेइंग क्रिकेट, वेयर इज राम प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया। अब इसको अगर नेगेटिव बनाना है, ये वाला
नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो वो हो जाएगा राम कहाँ नहीं क्रिकेट खेल रहा है, तो वेयर इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ राम के बाद नॉट आ जाएगा। अगर हम एक और लिखें ये वाला यस नो वाला पर, तो क्या मोहन स्कूल नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले तो इज आर एम का प्रयोग होगा, तो मोहन है तो इज मोहन, और नॉट है तो नॉट सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगाना, इज मोहन नॉट गोइंग टू स्कूल। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से सेंटेंस। बस ये स्ट्रक्चर याद रखना है, समझना है और इस तरीके से करना है। तो आज के लिए हमने टेंस में पहली चीज़ तो हमने देखा है टेंस क्या है, और फिर उसके बाद दो हमने टेंस पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ा और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पढ़ा। कल हम प्रेजेंट के जो 2 पार्ट हैं और उसको हम कल करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको कल करेंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर देखें तो एक क्लास में 2 क्लास में एक हो रहा है, यानी कि 6 क्लास लगेंगे इस टेंस को ख़त्म करने में। 6 या 5 क्लास में कोशिश करेंगे 5 क्लास हो जाए या 4 क्लास हो जाए, लेकिन 6 क्लास तो कम से कम लगेंगे ही, ठीक है ना। कोशिश करेंगे, फिर भी देखेंगे, फिर आप इसको लिख लेंगे और कल इसके आगे हम करेंगे, ठीक है ना।